एंड वेलकम टू बिटेनिंग। आज का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम ये बात करने जाएंगे कि जो यूनिस्वैप ने रिसेंटली कुछ टोकन्स को प्रोहिबिट करा कि आप उसके अंदर डील नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोहिबिशन है, मतलब एज अ, ये सेंट्रल एक्सचेंजेस में तो हमने सुनी थी कि कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो किसी टोकन को डीलिस्ट कर दे या किसी टोकन्स के अंदर ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दे, कुछ घंटों के लिए हॉल्ट कर दे। ये सब चीजें हमने एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे तो सुनी थी, लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है यूनिस्वैप, उसके अंदर अगर हमने ये देखा कि कुछ टोकन्स के अंदर जो है वो ट्रेडिंग जो है वो प्रोहिबिट कर दी है, बैन कर दी है। तो ये तो ऐसा लगा जैसे कि हम एक ये सुन रहे हैं कि यूनिस्वैप एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो इस पे आज ये वीडियो है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा लंबा देखेंगे तो आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी और चीजों को सिंपल और बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक एक्चुअल में ये मैसेज मिल जाए कि ये न्यूज है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप इस बात को समझो। तो शुरुआत इसकी यहां से है कि पिछले 30 से 35-40 दिन के अंदर हमने रफली ये देखा है कि 1 दर्जन से ऊपर जो देश हैं वो बाइनेंस के और एफटीएक्स के पीछे पड़ गए। और इनफैक्ट जितने भी जो मेजर एक्सचेंजेस हैं, अब आप ये देखो कि जो दुनिया के जो रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने ये मन बना लिया कि अब इनफ इज इनफ। अब हमें जो है सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हमें जो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं इन्हें कंट्रोल करना है, क्रिप्टो को कंट्रोल करना है। ये तो आप समझ चुके हो और ये आपको न्यूज मीडिया में काफी सारा और बाइनेंस में सीसी के ट्वीट से भी आपको अंदाजा हो गया होगा, राइट। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि रेगुलेटर ये जानता है कि हमें सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को, सेंट्रल एंटिटीज को कंट्रोल करना फिर भी आसान है। करना क्या है, हमें पता होता है कि इनका ऑफिस कहाँ है, हमें पता होता है इसके पीछे बंदा कौन है, हमें पता है इनकी टीम कहाँ है। हमें एक सीज एंड डिसिस्ट नोटिस या कोई एक वार्निंग नोटिस उनको भेजना है और अपने काम को पूरा कर ले जाएंगे हम। क्योंकि अगर वो उसकी वार्निंग के बाद भी, उस लेटर के बाद भी अगर वो उस काम को नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो अरेस्ट हो जाएंगे या उनके ऊपर लीगल जो कार्रवाई वो कर सकते हैं रेगुलेटर्स। तो एक सेंट्रल एंटिटीज को गवर्न करना फिर भी आसान है और यही वजह है कि अगर आप देखो तो बाइनेंस और एफटीएक्स ने कितने सारे काम, एक्शंस ऐसे ले लिए जो रेगुलेटर ने जैसे ही उनको कहा उन्होंने फटाफट ले लिए। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बंद कर दिया कि जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स थे उनके कई कंट्रीज में, उन्होंने वो बंद कर दिए। और जो वो मार्जिन देते थे 100x की, 150x की, वो मार्जिन भी उन्होंने बंद कर दिए। अब तो इसका मतलब क्या है कि वो जैसे जैसे रेगुलेटर उनको कह रहा है वो वैसे वैसे चीजों को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो यही कारण है कि सेंट्रल एंटिटी को रेगुलेटर के लिए भी गवर्न करना बहुत आसान है। लेकिन अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की या डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस है, डी हमें ये लगता था कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनको गवर्न करना मुश्किल है रेगुलेटर के लिए। और यही कारण है कि एक फिनोमिनल ग्रोथ हम देख रहे थे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर, जो यूजर वहां पे बढ़ रहे थे जिस तरीके से। क्योंकि यूजर्स को भी ये लगता है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हमेशा हमेशा जो है वो सेफ ऑप्शन है। और पहली चीज ये, और दूसरी ये कि यूजर्स को हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहता है कि उनके जो क्रिप्टो है वो उन्हीं के कंट्रोल में रहता है कि नहीं। तो अब बेसिकली डाउट यहाँ पे पैदा हुआ कि जब आपने ये देखा कि एसईसी ने ये बोला कि ये जो टोकेनाइज्ड स्टॉक को जो एक्सचेंजेस ने लिस्ट कर रखा है, तो मैं टोकेनाइज्ड स्टॉक बता देता हूं। आपने देखा होगा कि एफटीएक्स हो गया, चाहे बाइनेंस हो गया, तो ये जो फेसबुक हो गया और गूगल, टेस्ला, इनके टोकेनाइज्ड फॉर्म में इन्होंने जो स्टॉक्स हैं वो अपनी एक्सचेंज पे लिस्ट कर रखे थे। तो मतलब अगर एक टोकन टेस्ला का अगर बाइनेंस पे मिल रहा है तो वो उस टोकन की वैल्यू उतनी ही है जितनी नैस्डैक के ऊपर उसकी जो प्राइस चल रही है, राइट। जो उसका नैस्डैक के ऊपर प्राइस है, वही प्राइस उसका आपको बाइनेंस के ऊपर आप डील कर सकते हो। तो एसईसी ने बोला यार ये तो सिक्योरिटीज है, आप कैसे इनको लिस्ट कर सकते हो। तो इसका उन्होंने, बाइनेंस ने इसको एक्नॉलेज किया, एफटीएक्स ने एक्नॉलेज किया और इमीडिएट बेसिस पे ये जो टोकन्स हैं इनको उन्होंने डीलिस्ट कर दिया। बात समझ में आती है, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज अगर उसे डीलिस्ट कर रही है, लेकिन हमने इमीडिएट बेसिस पे देखा कि यूनिस्वैप ने भी उसे प्रोहिबिट कर दिया। तो यूनिस्वैप वाज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो जो हम बात करते हैं ईथोस की कि डिसेंट्रलाइजेशन की, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ गई।
क्या पूरी तरह से ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, या हम ये बोलें कि कुछ डिसेंट्रलाइजेशन है और कुछ सेंट्रलाइजेशन है? तो ये एक कहीं ना कहीं एक डाउट दिमाग में पैदा हुआ, तो जिसका कहीं ना कहीं यूनिस्वैप ने जो जिस तरीके से उन्होंने क्लियर किया अपना स्टांस इस पे, उनका ये कहना है कि जो यूनिस्वैप का जो प्रोटोकॉल है वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, ऑटोनोमस है, इम्यूटेबल है, उसको कम्युनिटी मिलके चलाती है, और वो उसका सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, जो यूनिस्वैप का प्रोटोकॉल है। अब उस प्रोटोकॉल के ऊपर जो है यूनिस्वैप इंटरफेस बिल्ड किया है यूनिस्वैप लैब्स ने। अब यूनिस्वैप लैब जो एक एंटिटी है, उसने बेसिकली जो, जब आप यूनिस्वैप की वेबसाइट पे जाते हो, उस वो एक इंटरफेस है, मतलब वहां जाके आप अपना ट्रेड करने की कोशिश करते हो, आप बाय और सेल करते हो उस इंटरफेस के थ्रू। वो जो इंटरफेस है वो एक सेंट्रल एंटिटी का है, और वो सेंट्रल एंटिटी कौन है? वो है यूनिस्वैप लैब्स। यूनिस्वैप लैब्स कहाँ पे है? यूनिस्वैप लैब्स यूएस बेस्ड है, तो उसको वही डायरेक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं जो एसईसी बोलता है, राइट? तो ये कहीं ना कहीं एक मेरे लिए तो एक बड़ी सरप्राइजिंग सा एक फैक्ट था कि जो इंटरफेसेस हैं, तो इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनिस्वैप का जो प्रोटोकॉल है वो सेंट्रलाइज्ड है, मान लिया कि यूनिस्वैप का जो कोर प्रोटोकॉल है वो डिसेंट्रलाइज है, लेकिन जो यूनिस्वैप के ऊपर जो इंटरफेस बना है, जिसको एक्सेस करने करने का, जो उस प्रोटोकॉल को एक्सेस करने के लिए जो इंटरफेस है, वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज है, ये यूनिस्वैप ने भी एडमिट किया। सो बेसिकली क्या है कि इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि रेगुलेटर को तो खुशी मिली होगी, रेगुलेटर को तो और कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि ठीक है यार, इसका मतलब ये है कि हम सेंट्रल एंटिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आप कहोगे कि सर क्या स्मार्ट के यूनिस्वैप के प्रोटोकॉल को सिर्फ इंटरफेस के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हो? नहीं, आप वैसे आप बिना इंटरफेस के भी एक्सेस कर सकते हो उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, लेकिन उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि मासेस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ जाएंगी, तो उनको इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी, और अगर इंटरफेस बिल्ड करने वाली जो जो एंटिटीज हैं, अगर वो सेंट्रलाइज हैं, तो वो कंट्रोल कर सकती हैं कि कौन सा टोकन आप उसके अंदर डील कर सकते हो उस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, और कौन सा टोकन आप डील नहीं कर सकते। एक चीज जो चिंता का विषय है, जो काफी सारे लोगों को एक चिंता और दिमाग में चिंता का विषय भी बना होगा, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये इंटरफेस अगर किसी टोकन को प्रोहिबिट कर सकता है उस पर डीलिंग को, तो कल को इमेजिन करिए कि रेगुलेटर इस एंटिटी को, यूनिस्वैप लैब्स को, जो इंटरफेस जिसने बनाया है यूनिस्वैप के ऊपर, उसको बोले कि यार मुझे अब वो सारे इंफॉर्मेशन दो कि किस किस को कितने, जितने भी मेटामास्क वॉलेट जो हैं वो यूनिस्वैप के साथ जो जिन्होंने इंटरैक्ट किया या जिन्होंने उसको सिंक किया, उस सारे एड्रेसेस की मेरे को लिस्ट चाहिए कल को। तो क्या वो लिस्ट वो नहीं ले सकता रेगुलेटर? आप बताइए। बिल्कुल ले सकता है। जब आप किसी इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, और तो क्या कल को अगर रेगुलेटर ये बोले कि जितने भी एड्रेसेस आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, मुझे उसका वो डेटा चाहिए, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो अनोनिमस होते हैं, सूडोनोमिस होते हैं, तो आपको लेकिन फिर भी अगर वो चाहे रेगुलेटर, तो वो डेटा इंटरफेस से वो ले सकता है, इजंट इट? सो इससे ये पता लगता है कि अभी जो काफी सारी चीजें जो हमें ये समझाई जाती थी कि ये 100% डिसेंट्रलाइज है, और ये 100% सेंट्रलाइजेशन है, तो ऐसा नहीं है। जो 100% डिसेंट्रलाइज चीजें दिखती हैं ऑन पेपर, जब उनका एक्चुअल एग्जीक्यूशन या एक्चुअल जब उनका जो टेस्ट होता है, तो पता ही लगता है कि अब कि 100% डिसेंट्रलाइज कहना सही नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पे ये, अब आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हो इस बात पे कि यूनिस्वैप का प्रोटोकॉल तो 100% डिसेंट्रलाइज है ना। तो ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं डिफाई में जिनको आप कह सकते हो कि हाँ ये 100% डिसेंट्रलाइज है। 100% डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मैं यहाँ से ये कहूंगा कि उनकी जो एडमिन की है, क्योंकि हर प्रोटोकॉल की एक एडमिन की होती है डिफाई के अंदर, और बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी जो एडमिन की है वो
उन अब जो उनके फाउंडर हैं या उनकी जो टीम है वो बर्न कर चुके हैं अपनी एडमिन की बेसिकली होती क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ बेसिक लैंग्वेज में, कि अगर वो किसी एक आदमी के पास है या किसी ग्रुप ऑफ लोगों के पास, जिसके पास भी वो एडमिन की होगी, वो उस प्रोटोकॉल के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंजेस कर सकता है, राइट। तो अगर वो एडमिन की बर्न हो जाती है तो फिर वो किसी के पास भी नहीं रहती। तो यूनिस्वैप एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट है, प्रोटोकॉल है, जिनकी एडमिन की बर्न हो चुकी है। और ऐसी महाडाओ है, ऐसी आपका डाई है जिसका एडमिन की एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनकी जो एडमिन की है वो आज भी एग्जिस्ट करती है उनके फाउंडिंग टीम के साथ। तो अगर किसी के पास वो एडमिन कीज आ जाए कंट्रोल में, तो वो ऑब्वियस सी बात है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर चेंजेस वो कर सकता है। तो इससे ये पता लगता है कि अभी भी ये जो स्पेस है ये इवॉल्विंग है, ये इसमें अभी भी बहुत सारी चीजें जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हो रही हैं, और अभी भी एक ऐसी चीजें हैं कि जो विद टाइम जिनका लिटमस टेस्ट होना बाकी है। अगर हम इन्हीं सारे पैरामीटर्स को, अगर हम जब हम बात करते हैं, वैसे इस बात से कोई रिलेशन नहीं ना बिटकॉइन से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन हम जब बात करते हैं कि बिटकॉइन अपने इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ से डिराइव करता है, कई बार ये दिल में क्वेश्चन आता है ना, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू बिटकॉइन इन्हीं इसी डिसेंट्रलाइजेशन से ही तो डिराइव करता है। क्योंकि क्या 10-11 साल में अटेम्प्ट्स नहीं हुए हैं बिटकॉइन के ऊपर कि उसको बिटकॉइन को बंद करा जाए, या बिटकॉइन को क्या देशों ने नहीं चाहा, दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने, कि किसी तरीके से इसे बंद करा दें। आप सोचो कि बिटकॉइन का जो सबसे बड़ा जो मुझे रेवोल्यूशनरी चीज ये दिखती है कि सतोशी को 10 से 11 साल पहले जब अपना वो बिटकॉइन को जब डेवलप कर रहा था, जब उसके थॉट आया होगा, तो उसने एनोनिमस रखने को, अपने आप को जो रखने का जो थॉट है वो उसके दिमाग में आया होगा, तो आज उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। क्योंकि सतोशी को पता था कि बिटकॉइन एक दिन सक्सेसफुल होगा, और अगर जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसकी जान को खतरा होगा, उसको उसकी इंडिविजुअलिटी जो है वो बिटकॉइन के सक्सेस के आड़े आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आज रेगुलेटर को ये पता होता कि सतोशी नाकामोटो कौन से शहर, कौन से गली, कौन से घर में रहता है, तो कोई भी रेगुलेटर उसे सीज एंड डिसीज का नोटिस भेजता, उसे कंप्लायंस का नोटिस भेजता, या उसके ऊपर प्रेशर बनाता, और उसको अगर वो उसके ऊपर फॉल्स चार्जेस भी लग सकते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग इसके थ्रू होती है, किसी भी तरीके से उसको अगर उसकी एंटिटी पता होती, तो आज बिटकॉइन की सक्सेस अपने शुरुआती दिनों में ही बिटकॉइन जो है वो खत्म हो सकता था। आज तो बिटकॉइन बहुत बड़ा हो गया, इतना ये कभी बड़ा होने ही नहीं देते, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कुछ प्रोजेक्ट्स के मैं नाम लूंगा, जैसे लिबर्टी रिजर्व, ई गोल्ड, ये 90s में और 2000 में ये प्रोजेक्ट्स आए थे, जिन्होंने ऐसे ही डिसेंट्रलाइज तरीके से चीजों को, पेमेंट सिस्टम को बिल्ड करने की कोशिश की थी, बट सरकारों ने उसे उस समय भी बिल्ड होने नहीं दिया था, क्योंकि वो एज अ थ्रेट बनने लगा था उस समय भी अपने बैंकिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इससे ये पता लगता है कि आज सतोशी ने एक रत्ती भर भी उसने एक्नॉलेजमेंट नहीं ली अपने वर्क की। तो कहीं ना कहीं वो यही चाहता था कि अगर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रहा उसकी एंटिटी बिटकॉइन के सक्सेस के आड़े आएगी और एज अ रोड ब्लॉक साबित होगी। आप देखो बिटकॉइन के हर एक एस्पेक्ट को, वो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है। चाहे आप उसके माइनर्स को देख लो, एक कोई माइनर माइन नहीं करता, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, बहुत सारे माइनर्स हैं। फिर आप उसके नोड्स पे आ जाओ, नोड्स कोई एक सिंगल पॉइंट पे कोई उसका लेजर मेंटेन नहीं होता, बहुत सारी नोड्स हैं जो उसके लेजर को मेंटेन करती हैं। अब आप कंसेंसस में आ जाओ, आप बिटकॉइन कोर में आ जाओ, बिटकॉइन कोर में कोई एक डेवलपर उसका ध्यान नहीं रखता, बिटकॉइन कोर में बहुत सारे दुनिया के डेवलपर्स हैं जो वॉलंटरली उसमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो हर चीज पे, हर मौके पे बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज है, किसी एक पॉइंट पे कहीं पे भी उसकी वो सेंट्रलाइजेशन नहीं दिखती। यही कारण है कि बिटकॉइन जो है वो सेंसरशिप रेजिस्टेंट है, इम्यूटेबल है, जो उसको इस मकाम तक बिटकॉइन को लेके आए हैं। तो
बिटकॉइन के वर्च्यूज को, अच्छी बात है कि जो डिफाई के प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, और चाहे वो इथेरियम ने बिटकॉइन के जो कोर है, जो जो प्रूफ ऑफ वर्क है उसको फॉलो करा, और इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इंक्लूजन किया एज ए एक्सपेरिमेंटल बेसिस। आज कितना बड़ा हो गया इथेरियम। ऐसे ही काफी सारे जो डिफाई के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिटकॉइन की डिसेंट्रलाइजेशन को अपना कोर समझ के उस पर चीजें बिल्ड करना चाह रहे हैं। बट आई थिंक इट विल टेक टाइम, द ओनली टाइम विल टेल। काफी सारी चीजें भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हैं, और हमें जो चीज बताई जाती है और जो चीज एक्चुअल में होती है उसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट्स डिफाई के अंदर अपने आप को डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड को आपको सेल करके बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज इकट्ठे कर ले जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई ये बोले कि मैं 100% डिसेंट्रलाइज है जी है, तो आप उस पर विश्वास मत करिएगा, क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइजेशन नहीं पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी आपने वो देखा कि बिटकॉइन के अंदर वो पॉसिबिलिटी दिखी है। और हो सकता है कि लोग मेरी बात से भी डिसएग्री करें कि नहीं, अभी तो बहुत अर्ली है। तो हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप 10 साल 11 साल तो उसने अपना टेस्ट को प्रूव करके दिखाया ना। तो लिंडी इफेक्ट ये कहता है कि जितने साल तक कोई चीज टिकी रही, कोई टेक्नोलॉजी, उतने ही साल तक आगे उसके टिके रहने की उम्मीद है। तो अगर 10 साल बिटकॉइन जो है वो सेंसरशिप रेजिस्टेंट रहा है, इम्यूटेबल रहा है, तो अगले 10 साल तो ऑलमोस्ट कंफर्म है लिंडी इफेक्ट के अकॉर्डिंग कि वो एग्जिस्ट करेगा। बट काफी सारे अभी लेकिन डिफाई के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अभी हार्डली 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, उनका तो अभी लिटमस टेस्ट होना भी बाकी है। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। आई होप कि आपको ये डिस्कशन, ये चर्चा, ये पसंद आई होगी। और जो जो आई थिंक ये हम देखने वाला होगा टाइम के जो रेगुलेटर्स हैं, जिस तरीके से वो डिफाई सेगमेंट को भी अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हैं, इसको ऊपर भी रेगुलेशन लेके आना चाह रहे हैं। किस तरीके से डिफाई सेगमेंट आफ्टर ये जो यूनिस्वैप वाला जो एपिसोड हुआ है, इसके बाद क्या उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं वो इसको भी रेगुलेट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी टैक्सेस लगा सकते हैं? क्या उनका कॉन्फिडेंस ये बिल्ड होगा कि हाँ हम नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स को भी रेगुलेट कर सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी, ये वक्त बताएगा आगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये एनालिसिस पसंद आई हो, तो प्लीज इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब बटन ऊपर है, उस सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो है तो आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।